तो ऐसा है कि एकदम से आप सारा जो है सब कुछ मैटर साथ में पढ़ें, इससे अच्छा वो है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। और उसके बाद में ये बिल्कुल सही बात है कि जब प्रेशर आएगा तभी स्टडी जो है वो थोड़ी स्पीड पकड़ती है। समझने में थोड़ा सा टाइम लेती हूँ क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग उसके एग्जैक्टली। कैटेगरी के होते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ, न्यूमेरिकल्स कितने आए होंगे आप इस बार? क्या प्रोपोर्शन था? लिमिटेड सोर्सेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी तैयारी में। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं आयुषी पालीवाल। और इन्होंने आईसीआर एसआरएफ में फोर्थ रैंक सिक्योर किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी सी हैज गिवन वन वीडियो एक्सक्लूसिवली फॉर द जेआरएफ, जो 2 साल पहले इन्होंने दिया था इस प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू आयुषी फॉर दैट वीडियो आल्सो एंड फॉर दिस वीडियो। एंड डेफिनेटली ये वीडियो काफी अच्छा होगा फॉर द एस्पिरेंट्स जो कि आईसीआर एसआरएफ इन एग्रोनॉमी जो लड़के तैयारी करना चाहेंगे। तो अभी जो अनुभव है वो इनका क्या रहा एमएससी में, इन्होंने कैसे अपना अनुभव इनका शेयर करने का जो इच्छा है वो यहाँ पर शेयर करेंगी, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्प होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही काम होके आराम से देखिएगा। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है आपके लिए, आपके फ्यूचर में जरूर काम आएगा। तो आयुषी, नाउ फ्लोर इज विथ यू। एंड आप अपनी जो अनुभव है उसको अच्छे से जो एस्पिरेंट्स हैं, कमिंग फ्यूचर एस्पिरेंट्स, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि सबको पता है कि एसआरएफ जो है, शुरू में जब हम जेआरएफ में एडमिशन लेते हैं, जैसे मुझे जेआरएफ में सेकंड रैंक सिक्योर किया था मैंने, और फिर मैंने आईआरआई में एडमिशन लिया। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि आईआरआई मिल गया है और हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, और अच्छी बात है, ये हमें एंजॉय करना चाहिए। बट उसके बाद में सारे सीनियर जब ऐसा बोला करते थे कि एसआरएफ इज एसेंशियल, एसआरएफ में यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, तो एक प्रेशर सा बन गया था। तो एक प्रेशर सा भी, और एक एक वो मोटिवेशन सा भी कि हाँ यहाँ आना है। और वही मोटिवेशन मेरे साथ एंड तक रहा। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और इसलिए आईआरआई की मैं हमेशा एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ का सारा कुछ सब कुछ पॉजिटिव है, और सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बात करती हूँ मैं एसआरएफ की प्रिपरेशन मैंने कैसे स्टार्ट की उस पर। एसआरएफ का प्रिपरेशन मैंने जो अपना एमएससी सेकेंड ईयर होता है तब से स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि ये कह सकते हैं थर्ड या फोर्थ सेम में। मतलब ऐसा है कि मैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें मैं ध्यान मतलब इस पे मैं विश्वास विश्वास रखती करते हो? हूँ। तो वो चीज, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है कि 2-3 महीने में, और मैं अपने आप पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहती कि मैं लास्ट में प्रेशर नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं हमेशा मतलब ऐसा चाहती थी कि सीखती रहूं इन बिटवीन जर्नी में भी। तो मैं रेंडमली कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, और क्लासेस भी थोड़ा ध्यान देती थी उन पर भी। तो ऐसा है कि एकदम से आप सारा जो है सब कुछ मैटर साथ में पढ़ें, इससे अच्छा वो है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। और एक एस्पायरेंट की ये यही सबसे बेटर बात होती है कि कंसिस्टेंसी। आप भले ही रोज आधा घंटा दे रहे, 1 घंटा दे रहे, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं एसआरएफ से रिलेटेड, या उसका सिलेबस भी देखा क्या क्या बुक्स मुझे चाहिए होगी, तो अगर थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो प्रेशर भी नहीं आएगा रिसर्च के साथ में मैं पढ़ाई को कैसे बैलेंस करूं उस चीज का। तो थोड़ा सा कोर्स वर्क के साथ में अगर आपने सिलेबस देख लिया तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है, क्योंकि एक माइंडसेट बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है कि कैसे मुझे घंटे डिसाइड करने हैं, कि एक आर मुझे ये पढ़ना है इस तरीके से। तो सबसे पहले माइंडसेट की ये एक चीज है। तो माइंडसेट तभी बनेगा जब आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर होंगे उस चीज को लेकर। तो ये चीज है। और उसके बाद में ये बिल्कुल सही बात है कि जब प्रेशर आएगा तभी स्टडी जो है वो थोड़ी स्पीड पकड़ती है। मैं तो रोकना चाहूँ यहाँ बिल्कुल पे जैसे जैसे आयुषी, किस मंथ में आपने स्टार्ट किया एमएससी के, किस कौन से सेमेस्टर में, और या कह लूँ कि मैं किस मंथ से स्टार्ट किया? सर मैंने 2024 दिसंबर से, दिसंबर मतलब से आपने मेन स्टार्ट? स्टडी, हाँ मेन स्टडीज मैंने तब से स्टार्ट कर दी थी। और उससे पहले तो बस एक टचअप ही होता रहता था, लेकिन हाँ दिसंबर से एक वो चीज है कि हाँ पढ़ना है अब, सीरियस होकर पढ़ना है। क्योंकि फिर रिसर्च भी साथ में आ गया था, रिसर्च को भी काफी टाइम देना पड़ता था। तो फिर बाद में थोड़ा बीच में इन बिटवीन 2 to 3 मंथ्स मैं बहुत कम टाइम दे पाई थी। जैसे दिसंबर में मैंने बहुत अच्छे से किया, और थोड़ा जैन फेब मेरा थोड़ा बिजी रहा रिसर्च की वजह से। और उसके बाद मैंने फिर, पर हाँ डेली 1 आवर या
टू आवर्स मेरे फिक्स रहते थे कि पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ना है, भले पुराना रिवाइज करना है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसा था। और एक बात और बताना चाहूंगी, अगर आपके कोई पॉइंट, जैसे हम लोग को पता होता है ना कि हमारी वीकनेस कहाँ कहाँ लाई करती है, कि एक ये है कि जैसे मैं टॉपिक लेती हूँ वीड मैनेजमेंट, हाँ तो वो मेरा स्ट्रांग है, इस तरीके को मैं लेकर चलती हूँ। तो जो स्टार्टिंग जो मंथ्स है, मैंने उन चीजों पे ध्यान दिया जो मेरी वीकनेस थी, जैसे न्यूमेरिकल्स पोर्शन। मुझे मतलब ऐसा है कि मैं बहुत समझने में थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग उसके एग्जैक्टली। कैटेगरी के होते हैं, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ा समझने में टाइम लेती हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग जल्दी की थी, ताकि मुझे उसको ग्रेस्प करने में समझ में तो आए, क्योंकि लास्ट में बहुत हसल हो जाता है। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, तो चीजों को समझने के लिए मैंने जल्दी स्टार्ट किया था, और उससे मुझे काफी हेल्प मिली। और डिवीजन के भी साइंटिस्ट की मदद ली मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए, कि कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसी पे सेल्फ डाउट करती थी कि मैं न्यूमेरिकल कैसे कर पाऊंगी। इवन दो मैंने जेआरएफ में कर लिया था, फिर भी एसआरएफ में मुझे बहुत डर था कि मैं न्यूमेरिकल्स कैसे करूंगी। फिर मैंने सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, और मैंने न्यूमेरिकल्स पे मेन अपना फोकस रखा कि हाँ मुझे ये सुधारना है। न्यूमेरिकल्स कितने आए होंगे आप इस बार, क्या प्रोपोर्शन था? सर न्यूमेरिकल्स आए थे 20-25 ट्वेंटी समथिंग। फाइव क्वेश्चन बिल्कुल सर, इतने आ ही जाते, बी प्लस सी पार्ट को बता रही हूँ, अच्छा तो अच्छा। टोटल आ जाते हैं। हम्म। तो काफी और मैटर मेन करता है। आते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब एक वो है कि जेआरएफ में भी इतने इतने ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते थे। न्यूमेरिकल्स ही मेरिट डिसाइड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो स्कोरिंग होते हैं ना, अगर उसको छोड़ दिया तो फिर एग्जैक्टली वो रह ही एग्जैक्टली। जाते हैं। तो एक वो चीज, तो न्यूमेरिकल्स पे तो ध्यान देना ही चाहिए। और जैसे मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करती हूँ, ए सेक्शन होता है, बी सेक्शन होता है, सी सेक्शन होता है। ए सेक्शन में आपका जनरल पोर्शन आएगा, जो एसआरएफ में है। तो उसके अंदर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, सही बताऊं तो, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं। आप बजाय उन 20 क्वेश्चंस के बी प्लस सी में स्कोर करने का ज्यादा सोचे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस तो मैंने लास्ट में रखे थे। अगर मुझे कुछ दिख जाता है करंट तो मैं पढ़ लूंगी, वरना ओके बी प्लस सी पोर्शन तो कम से कम स्ट्रॉन्ग रखूं। तो जो बी पार्ट पे आती हूँ, एनआरएम पोर्शन पे, उसमें सॉइल साइंस, वाटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट थे, एग्री केमिकल सब्जेक्ट थे। तो ये थोड़े एग्री केमिकल जैसे बिल्कुल ही हटके था। तो उसके लिए मैंने एक मुखोपाध्याय जी की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव एग्रोकेमिकल, तो उस वाली बुक को प्रेफर किया था, और उसी को बार बार पढ़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल बुक है। मतलब ऐसा है कि केमिस्ट्री वाली बुक है, बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं होता, सेकंड रीडिंग में भी मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, जैसे जैसे पढ़ती गई, क्योंकि वो बहुत छोटी सी बुक है, वो इजी टू कैरी, कहीं पर भी जा रहे हो तो आप उसको ले जा सकते हो। और बहुत अच्छा है, अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो वो काफी स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि बी पार्ट में एग्रीकेमिकल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। और रही बात सॉइल साइंस की, तो मैंने सॉइल साइंस के लिए ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने सॉइल साइंस ट्रिएटाइज तक ही लिमिटेड रखा खुद को, क्योंकि एक वो होता है ना, लास्ट तक आते आते आपने इतनी बुक्स पढ़ डाली होती है कि पूरा माइंड जो है पूरा ब्लैंक, वो इस तरीके से हैंग हो जाता है कि क्या पढ़ लिया, अब रिवाइज कैसे करें। तो ये चीजें, लिमिटेड सोर्सेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी तैयारी में। आपको पता होना चाहिए ये बेसिक बुक्स है जो मैंने जेआरएफ में पढ़ी थी, ये तो मुझे पढ़ना ही है, ताकि वो चीजें ना जो पढ़ा है वो तो कम से कम आए आपको, ठीक है। और इसीलिए सॉइल साइंस ट्रिएटाइज को मैंने प्रेफर किया था, और कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स है तो उसके लिए मैंने दूसरी बुक्स देख ली थी जहां न्यूमेरिकल दे रखा था, न्यूमेरिकल पे मैंने अलग से ध्यान दिया था। और रही बात WST वाटर साइंस की, तो उसके लिए मैंने वो माइकल की जो बुक आती है, जो एक, मतलब वाटर साइंस की एक माइकल की बुक आती है, उसको मैंने प्रेफर किया था। और उसी को मैंने पूरा पढ़ा था, जो भी हमारे टॉपिक जो पीवाईक्यूज उसमें में कुछ जैसे क्वेश्चन स्पेशल, आए थे क्योंकि वो उसके बुक अकॉर्डिंग। बहुत लेंदी है, बहुत मोटी है, उसमें कुछ स्पेशल चैप्टर ही पढ़ते हैं या? क्योंकि वो बुक थोड़ी मोटी है, माइकल की जो बुक है, तो जी सर। उसमें कौन कौन से चैप्टर जो आप बताना चाहोगे, कोई कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पढ़ना चाहिए इकोनॉमी के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं? बिल्कुल, मैंने ना जैसे 2023 का पेपर एनालाइज किया था, 2023 और 24 का, और उसके अकॉर्डिंग मैंने देख लिए थे कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो पीछे वाले जो पोर्शन है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, और एक सॉल्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, और एक जो इंट्रो पार्ट दे रखा है इनिशियली, उसमें डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है वो, और इन बिटवीन सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप है,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का है, मतलब वाटर जो वाटर रिक्वायरमेंट रिसोर्स है। ऑफ इंडिया के बारे में जो दे रखा है, हिस्ट्री है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो वाली पोर्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैंने पढ़ा था, क्योंकि उससे ना कभी कभी ए पार्ट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और बी पार्ट में भी मैंने काफी देखे थे कि पर्टिकुलर जैसे कोई बुक है उसका टाइटल दे देते कि ये किसने लिखा, या फिर उस टाइम पे ये वर्ड किसने कहा था। तो एक इस तरीके से आ जाते, तो हिस्ट्री पढ़ना भी एसेंशियल है। आप एक बार पढ़ लो और उसको नोट्स बना लो, ताकि वो जो बल्की बुक है उसका ज्यादा आपको सहारा ना लेना पड़े। तो मैंने तो ऐसे ही किया था कि जो बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स बना लिए थे, ताकि लास्ट टाइम पे उसे इस तरीके से रिवाइज कर पाऊँ। और ज्यादा नोट्स बनाने की मेरी आदत नहीं है, मतलब ऐसा है कि हर चीज का नोट्स नहीं बनाती थी। मैं हमेशा बुक से ही पढ़ती आई हूँ, जैसे जेआरएफ में भी मैंने बुक से ही पढ़ा था। बस हमेशा हाइलाइट्स करके और मार्जिन पर लिखकर मैंने यही काम किया है, मैंने नोट्स बनाए ही नहीं, क्योंकि एक वो होता है ना कि एक क्लास में प्रेशर रहता है कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी है और नोट्स को भी पढ़ना है, और नोट्स को सबको संभाल के रखना बहुत ज्यादा वो हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं नोट्स को प्रेफर ही नहीं करती थी कभी भी। इस चीज को मैं भी एग्री करता हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में नोट्स नहीं बनाए। और बहुत से लोग नोट्स मांगते हैं कि यार सर आपका क्या नोट्स रहा, ये दे दीजिए। तो मैं भी लाइनर में ज्यादा विश्वास करने वाला था, और क्या कहते हैं वो जो स्लिप लगाते थे, बस उतना तक कर गया। ज्यादा नोट्स मैंने भी नहीं बनाए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। बहुत से लोग को प्रिफर करते हैं कि वो नोट्स बनाएंगे, तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। बिल्कुल सर। वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि लिखते लिखकर नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ लिखकर मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो चीज है ना कि पूरा एकदम वेल मेंटेन नोट्स वाला क्राइटेरिया मैंने नहीं रखा। बाकी अगर मैं सी पोर्शन पर आऊं तो वो एग्रोनॉमी वाला पार्ट होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, वही सबसे स्कोरिंग है। उस पर उस पर ऐसा है कि आपको उसमें तो आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है एक अच्छी रैंक के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आना। और एक बी पोर्शन में भी अगर आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है तो आपकी अच्छी रैंक आ ही जाती है, क्योंकि ए पोर्शन तो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम लोग, एक वो चीज है ना कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो कोई पर्टिकुलर बुक उसके लिए नहीं है। इसीलिए बी और सी पर ज्यादा ध्यान दिया था मैंने। और एग्रोनॉमी के लिए वही जो जेआरएफ में पढ़ी है वही बुक्स है, कुछ एडिशनल है तो लाइक टिस्डल को मैंने थोड़ा सा देखा था, न्यूमेरिकल्स के लिए देखा था, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने उसे रेफर किया था कि थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है अगर कोई अच्छी बुक उठाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसे भी थोड़ा सा देखा था। बल्कि सॉइल्स एंड स्टेटाइज पर ही मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। और रही बात जैसे क्रॉप्स के लिए, तो वही राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड मैंने उसी को हमेशा प्रेफर किया। और एक एक मेन बुक आती है एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमिक फैक्ट्स ऑफ कंपटीशन बाय आर एस मीना सर। आरएस मीना। वो तो मेन बुक है। हाँ वो मेन बुक है, मतलब उसको तो आपको जैसे एक वो चीज होती है ना कि कभी भी एंजाइटी हो रही है कैसे होगा, कवर कैसे होगा, तो उस बुक को आप पूरा रिवाइज कर लो, तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमें आता है। फिर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो एकदम मतलब ऐसा रहेगा कि एग्रोनॉमी में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया। तो वो लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए और साथ साथ में पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कहूंगी टेक्स्ट बुक उठाइए, उस वो ज्यादा बेस्ट रहेगी। टेक्स्ट बुक तो पढ़नी ही चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन और पीवाईक्यू सबसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते रहो, वो आइडिया लग जाता आपको है और वो क्वेश्चन आपको कभी कुछ कभी आइडिया, रिपीट भी। कुछ बुक्स के नाम बताओगे जहां पर पीवाईक्यू मिले, मतलब मिल सकते हैं? कौन सी बुक आपने? मैंने तो मैंने एक आती है आर एस बाना सर की बुक है, अच्छा, हाँ ट्रेटाइज। एग्रोनॉमी ट्रेटाइज। एग्रोनॉमी ट्रेटाइज की बात कर रहे हाँ हो क्या? हाँ एग्रोनॉमी ट्रेटाइज एक वो चीज भी है, और एक एक और बुक अभी आई है, एक इनसाइट्स ऑफ एग्रोनॉमी भी बुक है। हाँ हाँ पर हाँ। पिछले उस वीडियो में उसने जो अमन ने वो उसका जिक्र किया है, शायद प्रशांत की है कोई एक बुक। हाँ 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 एक वो वाली बुक भी, मतलब हाँ जहाँ आपको पीवाईक्यू मिल जाए। मुझे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफी पीडीएफ मिल जाते थे, क्योंकि शेयर होते रहते थे ना कि ये 2023 का है, 2024 का है। तो हाँ, मैं तो उस पर भी डिजिटल कर लेती, जमाना कोई है ना, तो पर्टिकुलर अब बुक चीजें नहीं। तो फ्लोट हो ही जाती हैं। बिल्कुल, तो जो चीजें, और हाँ ये डिस्कशन ग्रुप से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, ताकि जो भी अपडेट्स है, पेपर आ रहे हैं या उसके सोल्यूशन है या कोई डाउट है, तो वो भी काफी अच्छी तरीका था सर। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है? अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्टैटिस्टिक्स के? जैसे स्टेटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन, मतलब जेआरएफ से तो थोड़ा हाई लेवल ही आता है ऑफकोर्स। फील्ड जो फील्ड डिजाइन्स वाले हैं, और कुछ टी टेस्ट जेड टेस्ट, ये जो टेस्ट एनालिसिस वाले हैं, और जो हाइपोथेसिस वाले हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो फील्ड डिजाइन्स वाले हैं उनमें कुछ टर्मिनोलॉजी का भी आ जाता है, कि जैसे रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन, जो प्रिंसिपल्स ऑफ रहते हैं ना फील्ड डिजाइंस, प्रिंसिपल। वो भी पूछ लिए जाते हैं काफी बार। वो काफी बार पूछे जाते हैं, वो रिपीटेटिव है।
और बाकी पीवाईक्यू को एनालाइज करें, स्टेटिस्टिक्स के लिए भी पीवाईक्यू सबसे बेस्ट है। और मैंने आर एस मीना सर वाली बुक ही पढ़ी थी, और एक चीज और पढ़ी थी जो मैंने जेआरएफ में स्टेटिस्टिक्स के नोट्स बनाए थे, उसको मैंने प्रेफर किया था क्योंकि वो ओके हमेशा ओके। काम आते हैं, वो एक बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो अच्छा, एक बात पूछूं, जैसे आपको कितने लेवल तक आपका जेआरएफ की प्रिपरेशन, कितने लेवल तक इसमें हेल्प की एसआरएफ की प्रिपरेशन में, तो उसको क्या कहना चाहोगे? सर, जब एमएससी में आई थी तब मैंने सब कुछ भूल गई थी, जो जो मैंने पढ़ा है सब कुछ भूल गई थी। रिवीजन तो चाहिए ही होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको याद रहेगा, थोड़ा बहुत याद रहता है, थोड़ा वो जो फाउंडेशन है ना वो वहां से बन जाती है। वो नहीं है कि आपको वापस से ईंटें खड़ी करनी पड़ती है, वो नहीं, एक फाउंडेशन बन जाती है। लेकिन बुक्स हमें पता होती है, और एक हाईलाइट्स पहले से रहती है, वो हेल्प होता है। मतलब एक वो होती है ना, जैसे रेड्डी एंड रेड्डी, ऐसा रेड्डी उठाई, तो पहले से मुझे पता है कि क्या मुझे पढ़ना है। अब मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, जीरो से उन चीजों को स्टार्ट करना है जो चीजें नई है, जैसे एग्री केमिकल्स है या बी बी पार्ट जो है, वो जीरो से स्टार्ट होगा। बाकी तो एग्रोनॉमी का तो बिल्कुल हेल्प करता ही है, क्योंकि उसमें उस टाइम में आपने इतनी तैयारी कर ली होती है कि आपको पता होता है कि कौन सी चीजें कहाँ मिलेगी, ये भी पता होता है कि कौन सा पेज पे क्या चीज लिखी होगी, तो वो बहुत हेल्प करता है। वो तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। यस, जैसे कि डेफिनेटली आपकी अगर अच्छी तैयारी जेआरएफ में कर रखी है तो उसका तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ एनी थिंग लेफ्ट यू वांट टू से? फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिवीजन का, रिवीजन इज मस्ट। आप कितनी बुक्स पढ़ लें, लेकिन लास्ट में वो दो तीन बुक्स ही वो फिक्स रखिए कि जिससे आपको रिवाइज करना है। क्या उनको अगर उनका कोई नाम ले पाओगे? जैसे ना, उनका जैसे नाम, मैं दो तीन बुक की बात करें। बिल्कुल, एक आर एस मीना वाली जो बुक मैंने बताई वो हम्म। फर्स्ट है, और सेकंड सॉइल साइंस स्टेटाइज। थर्ड पे मैंने एस आर रेड्डी एंड रेड्डी वाली ओके बुक्स को ओके। रखा था। और माइकल के जो हाइलाइट्स है उसको मैंने फोर्थ पे रखा, कि माइकल के हाइलाइट्स भी थोड़ा रिवाइज करना है। और मैंने इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की भी कुछ बुक्स रीड की थी। तो कुछ कुछ पोर्शन अगर पीवाईक्यूज में से उसमें से मिल जाता था, तो मैंने वो चीज भी लिख के रखी थी। तो वो जो लिख के रखा है वो एक्स्ट्रा चीजें, वो रिवाइज करना है बस, ज्यादा बुक्स में नहीं उलझना है कि जैसे 20 बुक्स हो गई हैं और लास्ट में आप उन्हीं के पेज टर्न ओवर कर रहे हैं, और फिर तो लास्ट में बहुत ज्यादा माइंड खराब हो जाता है। लास्ट के 1-2 महीने तो आपको ऐसे ही करना है, जो आपने पढ़ा बस 2-4 बुक के पे लिमिटेड रहिए और उसी को रिवाइज करो। जैसे एग्री केमिकल वाली बुक है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है उसको, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि हम एग्रोनॉमी वाले वो चीज नहीं पढ़ते कि स्ट्रक्चर, किसी पर्टिकुलर का केमिकल नेम, वो चीज बहुत ज्यादा साइंटिफिक, बहुत ज्यादा वो कह सकते हैं ना कि याद करने वाली हो जाती है, बहुत रट्टा मारने वाली बुक है वो। तो उसको बार बार रिवाइज करते रहो, तो इसमें ये रिवीजन बहुत काम आता है। सेकंड चीज ये कि ये एक जर्नी है, तो उसके बीच में सेल्फ डाउट बहुत बार आएगा। एक वो पर्सनल चीज बता रहे हैं कि जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि जेआरएफ में भी मेरे साथ ऐसा होता था, और एसआरएफ में भी। जेआरएफ मैंने क्लियर कर लिया, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि क्या एसआरएफ में क्लियर कर पाऊंगी, मतलब क्या अच्छी रैंक आएगी, क्या हायर रैंक फिर से मुझे मिलेगा, इतना सेल्फ डाउट आता था। क्योंकि एक वो चीज है ना, वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, तो थोड़ा ऐसा डर लगता है। लेकिन वही, ये डर, डर के आगे जीत है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो चीज है कि इस चीज को निकाल लोगे, ये एक फेज है। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हाँ हो जाएगा। रोज मैं अपने आप से यही बोलती थी कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और फ्रेंड्स वगैरह सब मोटिवेट करते थे। तो इस जर्नी, ये जर्नी खुद की अकेले की नहीं होती है, सबकी होती है, तो बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। तो यही कहना चाहूंगी कि बस इस जर्नी में डरे नहीं। अगर एक बार बीच में होता है ना कि पैर हटाने का मन करता, बहुत हो गया लास्ट महीने में, तो ऐसा होता है कि अब नहीं होगा, तो बस वही चीज है कि फिर आपको मेंटेन करना है। तो ये चीज है कि मोटिवेटेड रहिए। सर, एक चीज और लास्ट में बोलूंगी कि इस जर्नी में सेल्फ डाउट के अलावा एक कंपैरिजन वाला भी आएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, अगर कोई एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत कंपैरिजन हो जाता है कि इतना स्टडी हो गया है, मेरा क्या होगा, इस तरीके से होता है ना कि सब लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। तो एक वो चीज है कि मैं हेल्दी कंपटीशन में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। कंपटीशन हमेशा टॉक्सिक ही होता है, कंपटीशन वर्ड ही पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक वो चीज है कि अपने आप पर फोकस करना बहुत जरूरी है, कि आप कहाँ चल रहे हैं। कोई कुछ भी पढ़ रहा हो, कोई कोई भी बुक पढ़ रहा हो, कोई कितने भी घंटे पढ़ रहा हो, लेकिन आपने ये सोच लिया कि रोज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो बस पढ़ना ही है, तभी आप आगे जा पाओगे। एक वो चीज होती है ना कि जब आप दूसरों को देखते हैं, तब आप खुद की जर्नी में कुछ चीजें माइनस कर रहे होते हैं, है ना। अगर अगर खुद की जर्नी में पॉजिटिव जब बैलेंस लाना है, तो बस खुद ही को देखना होता है, खुद में क्या कमी रह गई, कल मैंने क्या किया था और आज मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, ये सबसे बड़ी चीज है।
एक ये चीज भी है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज और बताऊंगी कि अगर आप हायर एजुकेशन परसू करना चाहते हैं तो पीएचडी जरूर करनी चाहिए। एक वो चीज है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं यही कहूंगी कि ड्रॉप नहीं लें और पीएचडी तक जाएं। क्योंकि एक वो चीज है ना कि अगर कोई जर्नी चल रही है और उस चलती ट्रेन में तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन एकदम से बीच में चीजें रुक गई, ड्रॉप ले लिया, तो फिर तो फिर करना इम्पॉसिबल है। आप ये सोचेंगे कि मैं जॉब के बाद कर लूंगा या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके बाद कर लूंगा, तो वो चीज नहीं होने वाली। जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो इंटेक्ट ही रहनी चाहिए, एक लाइन में ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो बेस्ट तरीके से होगी। और मैं ये कहूंगी एस्पिरेंट्स को कि पीएचडी की तरफ जरूर जाएं और डरे नहीं। अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, आप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। आयुषी फॉर मोटिवेशन के लिए। आपने काफी मोटिवेट किया लड़कों को, और बहुत अच्छी अपनी जर्नी के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि हर कॉर्नर को आपने टच किया है बहुत ही ऑर्गेनिकली तरीके से। लड़कों को बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो। तो थैंक यू आयुषी फॉर गिविंग योर सेकेंड वीडियो at my platform, and definitely this video is going to change the life of few, or I can say the hundred of agronomy future agronomist.